हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे कहानी में वस्तु और शिल्प। वस्तु और शिल्प जब हम इस कहानी में पढ़ेंगे तो इसमें हम एक कहानी है यशपाल की, पराया सुख। उस कहानी के माध्यम से ही हम इस पूरी जो वस्तु और शिल्प है उसको समझेंगे, और उसके लिए ये वाला पैराग्राफ बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस पूरे पैराग्राफ की एक एक लाइन को जब हम उस पूरी कहानी की बात करेंगे, उस कहानी के अंशों को पढ़ेंगे, तब हमें इनकी इम्पॉर्टेंस समझ में आएगी। यही मेन है, और उसके बाद तो पूरा जो है वो पराया सुख वाली जो कहानी है उस पर बात की गई है। जब आपके एग्ज़ाम में कहानी में वस्तु और शिल्प आएगा तो आप इसी को लिखेंगे। तो इसमें क्या कहा गया है, हर कहानी अपने वक्त के दबाव को झेलती है और उसमें कुछ नया जोड़ती है। साथ ही वह आलोचना प्रत्यालोचना का विषय भी बनती है। इन सब चीज़ों का संबंध उसकी सामयिकता से है या फिर उसके रुचिकारी पक्ष से होता है। जो भी हो, कहानी वस्तु और शिल्प से जुड़े इन सवालों पर कमोबेश मुखातिब होती है, और पाठक का सामना इन पक्षों से उसके स्वभाव और चरित्र से कराती है। हम यह भी देखते हैं कि कालक्रम की विभिन्न अवस्थाओं में कहानी की वस्तु भी बदलती है, उसका रूप भी काल के प्रभाव और कलाकार की रुचि के अनुसार समाज सापेक्ष हो जाता है, या मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक आदि। इन विविधताओं भिन्नताओं के कारण कहानी में विकास देखने को मिलता है तथा उसके प्रभाव में उसकी अपील में वृद्धि होती है। समझ रहे हैं? तो कहानी में जो होता है वस्तु और शिल्प के माध्यम से ही हमें विभिन्न प्रकार के पक्षों को देखने को मिलता है। जैसे हम उसके जो करैक्टर हैं उस पर आते हैं, पाठक का सामना उन हमारा पक्ष जो पाठक होता है पढ़ने वाला, उसका सामना उसके स्वभाव उसके चरित्रों से होता है वस्तु शिल्प के माध्यम से ही। और कालक्रम में विभिन्न अवस्थाओं में कहानी में वस्तु भी बदलती है और साथ ही रूप भी उसके काल के प्रभाव से बदलता रहता है। ये सारी चीज़ें इसमें साफ साफ बताई गई हैं। और हम जब ये कहानी देखेंगे तो कैसे जो परिवेश है उसके अनुसार, समय के अनुसार कैसे कैसे करैक्टर है, उसके स्वभाव कैसे कैसे बदलते जाते हैं, भिन्नताएं जो है कहानी में, वो सारे प्रभाव जो है हमें कैसे देखने को मिलता है। उसके बाद भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो, जैसे कि सेठ जो है वो कैसे पूंजीवादी विचार रखता है, और उसके बाद भी जो इसकी पात्रा है, नायिका है, वो बिल्कुल स्वीकार नहीं करती कि वो अपने पति को छोड़ के उसके साथ विवाह कर लेगी या कुछ भी। तो कहीं ना कहीं काफ़ी कुछ हमें इस कहानी में देखने को मिलता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कहानी में वस्तु और शिल्प। वस्तु से अभिप्राय है समाज के केंद्रीय सवालों, सरोकारों और पक्षों की संपूर्ण उपस्थिति और उनकी संपूर्ण अनुशासनकारी प्रवृत्ति। यानी कि जो कहानी में जब हम वस्तु देखते हैं तो उसका मतलब होता है हमारा कि समाज के जो केंद्रीय सवाल है, अब इस कहानी को आप पढ़ेंगे तो कैसे सवाल खड़े होंगे उस पर, उन सरोकारों उन पक्षों की संपूर्ण उपस्थिति आदि। और वहीं पे अगर शिल्प की बात करें तो जहाँ तक शिल्प का संबंध है, काफ़ी दूर तक कहानीकार और साहित्यकार द्वारा नियमित और परिचालित होता है। व्यापक तौर पर शिल्प का चुनाव और उपयोग लेखक स्वयं करता है और उसके उपयोग के लिए जिम्मेदार भी उसे ठहराया जाता है। पात्रों की परिकल्पना, स्तुतियों के चुनाव और कहानी के आरंभ और अंत के निर्णय, संवादों और वर्णनों की प्रधानता, तय किए जाने के पक्ष आदि चीज़ों के लिए स्वयं लेखक अपना लेखकीय अधिकार इस्तेमाल करता है। मतलब जिस ढंग से, जिस सुंदरता से उस चीज़ को वो प्रस्तुत करता है, वो शिल्प होता है। जो प्रस्तुत किया जाता है वो वस्तु होती है। ठीक है। तो प्रारंभिक जो प्रसिद्ध लेखक हैं यशपाल, उनकी कहानी पराया सुख एक उदाहरण के माध्यम से हम देखेंगे। तो जो पराया सुख है वो केंद्र में रख के इसकी व्याख्या की गई है। तो ये कहानी यशपाल की कहानी संग्रह ज्ञानदान 1944 में प्रकाशित हुई। उन दिनों यशपाल रचना और यथार्थ के अंतर संबंधों पर चिंतन कर रहे थे और मानते थे कि लेखक की दृष्टि निरंतर बदलते परिवेश पर केंद्रित रहनी चाहिए। तो ज्ञानदान की भूमिका में वो उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा। उन्होंने लिखा है कि हम एक माप निश्चित करके वस्तु की नाप लेते हैं। नाप ही हमारी धारणा में वस्तुओं के परिचय और स्थिति का आधार होता है, परंतु यह माप है क्या? माप का अपना अस्तित्व है क्या है?
एक गज या एक सेर हमारे अनुमान और धारणा में निश्चित सीमा के अतिरिक्त कुछ नहीं है। इसका परिणाम और आयतन जितना है उससे कम और अधिक भी हो सकता है। अन्य वस्तु के अस्तित्व की एक धारणा निश्चित करने के लिए उपयोगी होकर भी माप का अपना कोई स्वतः पार्थिव अस्तित्व, अपनी कोई पहचान नहीं है, ये केवल मान्यता है। और ऐसा वो कहते हैं ज्ञान रंजन में। इसी तरह जो है, चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं ना। वस्तु पर उन्होंने बात की थी। तो पराय सुख जो घटनाक्रम और उसका ताना बाना वो इस प्रकार है कि पराय सुख में दो पात्र हैं। एक तो मिस्टर सेठी हैं, दूसरी उर्मिला है। मिस्टर सेठी के बारे में बताया गया है कि वो अधेड़ उम्र के हैं और उनकी शादी नहीं हुई है। वहीं पे उर्मिला जो है वो एक मध्यम वर्गीय परिवार से है जो संघर्षशील है और उसकी शादी हो रखी है और उसका एक बेटा भी है, ठीक है, और वो एक परिवार में रहते हैं। और उसके बाद बताया गया है कि कहानी में प्रेम त्रिकोणीय तब बनता है जब पहाड़ी इलाके में यात्रा के दौरान एक दिन सेठी और उर्मिला लंबे समय साथ बात करते हैं, है ना। तो इस स्थिति के व्यापक अनुशासन में सेठी उर्मिला की ओर आकृष्ट होता है। और देखिए किस प्रकार क्या दिखाया गया है कि पूंजीवाद उसमें इतना हावी होता है कि वो उससे शादी नहीं करना चाहता, लेकिन वो उसको कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक प्रकार से कहीं ना कहीं उस पर कंट्रोल करना चाहता है। ये अधिक भले उसको चाहे छोकर चाहे ना छोकर ना, ये आकर्षण पाठक को पूरी तरह अस्वाभाविक लग सकता है और लेखक भी कहते हैं अस्वाभाविकता से कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। इसमें कहा गया है कि जिस कृत्रिम मानदंड की और यशपाल ने अपने वक्तव्य को में इशारा किया है वह कहानी में स्पष्ट देखा जा सकता है। इसमें क्या बात की गई, इसमें कहा गया है कि मिस्टर सेठी ने मेहनत के बल पर अपनी ज़िंदगी स्वयं बनाई। इस तरह वह निर्धनता से धनी बनने की मंजिल तक योजनाबद्ध तरीके से पहुंचे। यानी सेठी ने काफ़ी संघर्ष किया। उसके संघर्ष को भी दिखाया गया है कि पिता के मरने के बाद फिर पढ़ाई छोड़नी पड़ी उसे, और फिर उसने क्या किया कि काम किया ठेकेदार के यहाँ 20 रुपये महावर पर उसने 24 घंटे हड्डी तोड़ मेहनत की। फिर ठेकेदार का काम ठेके पर कराना शुरू कर दिया और फिर उसके बाद ठेकेदार बन जाना, फिर बेहद दूसरा ठेका लेना, और इस प्रकार उसने क्या किया, वो लाखों का मुनाफा कमाने लग गया। और सेठी ने जीवन में एक चीज़ रुपए को पहचाना है। यानी सेठी के लिए जीवन में अगर कुछ महत्वपूर्ण है तो वो सिर्फ और सिर्फ रुपए है। रुपए की चाह उसने रुपए की चाह में उसने क्या किया, दिन को दिन और रात को रात ना समझा और फिर वो लखपति हो गया। और जीवन में मिली आर्थिक सफलता के बावजूद सेठी ने अपनी बेचारगी और दयनीयता तब जो सेठी है उसके पास इतना सारा पैसा, उसके बाद भी वो कितना दयनीय है, बेचारा है, उसे तब समझ में आता है जब वह सामने छोटी गृहस्थी का सुख भोगते उर्मिला और उसके शिशु को देखता है। यह भरी भरी पूरी जिंदगी जो सेठी को नसीब नहीं। वास्तव में सेठी को नसीब की बात भी नहीं है। सेठी ने जानबूझकर शादी नहीं की, वह विवाह में विश्वास न करता। उसके विपरीत विवाह की दुनिया में आधुनिक सफलता केंद्रीय दुनिया का छलावा नजर आता, ऐसा सेठी का मानना था। और लेखक के शब्दों में उसने लिखा है कि सेठी को घेर कर प्रेम और अपने के कितने ही अभिनय हो चुके थे। उन लजीली और मुग्ध आंखों में उसे केवल रुपए का लोभ दिखाई दिया, उसे फांसने का यंत्र। यानी ऐसा सेठी की नज़रों में उसको ऐसा लगता था कि जो है वो उसे उसके कोई भी स्त्री उससे प्यार नहीं करेगी, उसके पैसे से करेगी। वह उन्हें गुड़ की भेली पर मंडराती मक्खियों की तरह हटा देता था, ना हाँक देता था, ठीक है। उर्मिला के प्रति सेठी का आकर्षण में जो चीज़ शामिल है उसके बारे में बताया गया है कि उसका संबंध एक तरफ उर्मिला के सीमित संसाधनों से, दूसरी तरफ सेठी की अपनी आर्थिक शक्ति से है। यानी कि जो उर्मिला के प्रति जो सेठी का आकर्षण है उसमें एक ये कि उर्मिला एक तो गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार से जो संघर्ष कर रहे हैं, दूसरा सेठी के पास इतना आर्थिक पैसा है कि धन के बल पर वो उर्मिला उसके परिवार को खरीद सकता है। सेठी की मानसिकता पूरी तरह उस पर पूंजीवाद हावी है ना। वह अपनी शर्तों पर इसी परिवार में गलत सही सब चीज़ें मनवा सकता है, यही वो करता भी है। आधुनिक युग में धन क्या कर सकता है, यशपाल इसका उदाहरण पराया सुख में दिखलाते हैं। सेठी को इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु कहानी में केंद्रीय स्थान मिला। वह उर्मिला के पति को अपने कंपनी में अधिक वेतन पर नौकरी देता है, उर्मिला द्वारा घर के लिए कर्ज की अदायगी करता है और उसके परिवार को समृद्धि के नए स्तर पर प्रतिष्ठित करता है। लेकिन उसके लिए जो शर्त रखता है वो देखिए क्या है।
है ना। वो कहते हैं सेठी ने कह दिया था कि अपनी संपूर्ण संपत्ति बल्लू यानी उर्मिला के बेटे को दे देगा, परंतु उस संपत्ति को बल्लू का कोई हिस्सेदार नहीं आना चाहिए। मतलब स्पष्ट शब्दों में अगर इसको कहा जाए तो उर्मिला की कोख पर ताला लगाकर सेठी ने उस पर अपना अधिकार कर लिया, वहाँ उसे छुपाए या छुए या ना छुए, यानी बल्लू भी उसी का है, मदन यानी उर्मिला का पति, और उसी प्रकार उर्मिला पर सबसे पहले उसका अधिकार है। यहाँ सेठी के माध्यम से कहीं जाने वाली टिप्पणी पर गौर करें, यानी यहाँ पर क्या झलकता है, संपूर्ण संपत्ति दे देगा, हिस्सेदार, कोख पर ताला या अधिकार, ये चारों पूंजीवाद से ताल्लुक रखते हैं। सेठी स्वयं पूंजी के कब्जे में रहकर काम करने वाला अदना मोहरा है ना। उसकी इच्छा प्यार पाना ना होकर उर्मिला पर कब्जा करना है, बल्कि उससे भी आगे उर्मिला के ऊपर तल लगाना, चाबी उसके पास रखना है। जीवन में संतुष्टि की उसकी परिभाषा यही है, ऐसा सेठी के नज़रिए को इसमें प्रदर्शित किया गया है। कहानी के घटनाक्रम में यह चीज़ स्पष्ट दिखती है। भावना के स्तर पर चीज़ को समझे तो अधेड़ व्यक्ति की मानसिकता में स्त्री देह को वश करना महत्वपूर्ण है, ना कि प्रेम की परिधि में संबंध कायम करना। इससे भी आगे पराया सुख का संबंध बनाना उद्देश्य नहीं बल्कि सौदा करने पर बल है। जाहिर है सौदे के असर में मनुष्य का चरित्र बदल जाता है, वे मनुष्य न रह के क्रय विक्रय खरीद बिक्री की चीज हो जाती है। मुख्य पात्र सेठी की समझ में अनुरूप ढली ये कहानी में शुरू से अंत तक सौदा का तर्क है। सौदे की शब्दावली इसमें प्रयोग की गई है। कहानी के गठन को समझने की कोशिश करते हुए हम यह ध्यान भी रखें कि पूरी घटनाक्रम की शुरुआत स्टेशन पर एक अपरिचित विवाहित महिला के सेठी द्वारा देखे जाने से हुई, है ना। और ये क्षण सेठी के निर्णायक सिद्ध हुआ। सेठी और इसी योजना को पूरा करने में मस्तिष्क में जम लेती है और पूरी कहानी इस योजना को वो सेठी जो पूरा करने में लग जाता है कि जाने की है। यस, ये पूरी कहानी जो उसकी योजना सेठी के दिमाग में बनती है उसी को पूरा किए जाने की ये पूरी कहानी है। उर्मिला एक पात्र है जो सक्रिय भी है और असहाय भी है। कहानी में निरंतर दिख रही लड़ाई सेठी और उर्मिला के बीच पलने वाली लड़ाई है। यद्यपि तय है कि उक्त लड़ाई में विजयी सेठी ही होगा, क्योंकि उसके पास धन का अस्त्र है, यानी उसके पास पैसा है। फिर भी यशपाल जिस भांति संघर्ष की प्रक्रिया दिखाते हैं उसे देखकर कहा जा सकता है कि रचना में व्यक्तिगत और व्यापक दोनों का प्रभावी और अर्थपूर्ण निर्वाह हुआ है। यह शिल्प का एक ऐसा निर्वाह है जो एक साथ निबंध और रचनाशीलता को जोड़ने से होता है। इस अर्थ में ये कहानी सेठी और उर्मिला की भी है, उस समाज की भी जिसमें पूंजी की ताकत उसके भरपूर अंदाज में परखा गया है, यानी संघर्ष की प्रक्रिया को निबंधात्मकता के सहारे प्रस्तुत किया गया है जो शिल्प का पक्ष है, और दूसरे तरफ समाज में व्यापक सच्चाई का केंद्र में रखते हुए लेखीय समझ के आधार पर एक रूपक तैयार किया गया है। यदि यह रूपक तैयार न किया जाता तो कहानी सेठी और उर्मिला के व्यक्तित्व से परिचालित होकर मात्र दो व्यक्तियों की कहानी बन जाती। तो इस प्रकार इतनी बड़े पूरे चैप्टर में से सिर्फ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों को मैंने निकाला है ताकि आप कहानी को समझें, फिर इसमें शिल्प को किस सुंदरता के साथ बताया गया हो और क्या कौन सी वस्तु है, यानी कि वो दिखाया गया है कि किस प्रकार समाज में व्यापक जो सच्चाई का केंद्र है, किस प्रकार वो संघर्ष की प्रक्रिया को दिखाया गया है, किस प्रकार उस पर पंचीवाद हावी रहता है, और उर्मिला के व्यक्तित्व से परिचालित जो इसमें बताया गया है कि रूप के तैयार जो किया गया है, अगर ना करते तो फिर कहानी सेठी और उर्मिला के व्यक्तित्व से परिचालित होकर मात्र दो व्यक्तियों की कहानी बनकर रह जाती। तो इस प्रकार हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। प्लीज़ जितना मैंने बताया है उसी से आप अपना आंसर प्रिपेयर करें या इसी वीडियो को देखकर चले जाएं तो आप बहुत अच्छा आंसर लिख पाएंगे एग्ज़ाम में। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। थैंक यू।